तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं आप सभी के बीच में एक नई शुरुआत इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। देख सकते हैं जितने भी मेरे साथी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हैं उनके साथ लगातार ये वीडियो बनाए थे कि भैया आखिरकार आप सिलेबस की शुरुआत कब करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके बीच में आप इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि हम कौन सी सीरीज लें। ठीक है, बुक लें या सीरीज लें, किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें, आप उन चीजों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और आप परेशान भी रहते थे। ठीक है, तो यहाँ जो नई शुरुआत है देख सकते हैं पवन सीरीज के साथ हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पवन सीरीज भाई देखिएगा, सीरीज तो आप ले लेंगे, जाहिर सी बात है सीरीज आपके पास भी होगी, है ना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यार बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तो नहीं समझता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं मैं आपको पढ़ाने की क्षमता रखता हूं। ठीक है, बाकी आप हर किसी के अंदर वो क्वालिटीज होती है जो खुद से पढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आप अपने मन से नहीं जान सकते हैं, है ना। कुछ लोगों को बुक से पढ़ना अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को सीरीज से पढ़ना अच्छा लगता होगा। ठीक है, लेकिन सीरीज से पढ़ने से भाई बुक में तो आपको विस्तृत नॉलेज रखा गया है ना। आप जितनी चीजें पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं। बाकी यहां जो सीरीज है वो सीरीज आपको फैक्ट आंसर की तरफ ले चलती है कि नहीं इस क्वेश्चंस का आंसर ये होगा, है ना। तो देखिएगा यहां सेकंड पेपर आपका रखा गया है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सेकंड सेमेस्टर बेस्ट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है और अति लघुत्तरी प्रश्नों के साथ इस वीडियो में हम उपलब्ध हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं वो 1 नंबर के हैं, अधिकतम आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो 2 नंबर से हम 1 नंबर का भी जो बहुविकल्पी होता है उसको भी कराएंगे। ठीक है, ये सीरीज आपको मैं फतह कराऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप चैनल के साथ लग रहे हैं तो आपको सबसे बेहतर कंटेंट मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। चलेगा, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में लगा है। देखिए कहा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। ठीक है, एक चीज देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में कहा जा रहा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 थी, अगर उसके हम गठन जब हुआ था और उस समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, आप कहेंगे प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इतना ही आ जाए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो जब गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे। भाई पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन के पूछने के अनेकों तरीके हो सकते हैं, बट आंसर उसका मेरे भाई सिर्फ एक होगा। ठीक है, अगर इसके आंसर यशपाल है तो यशपाल ही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के चाहे जैसे पूछे वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगला देखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जिसको हम OBB कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आपकी 1987 से 88 के मध्य लागू की गई थी। ठीक है, कब, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है OBB भी क्या है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि OBB का फुल फॉर्म क्या होगा, आप कहेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, बाकी फुल फॉर्म यहां देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ही होगा। ठीक है, चलेगा, ये आपने देख लिया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य। भाई जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था। कोई योजना अगर हमारे बीच में आती है तो उस योजना का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है ना। उस योजना का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, तो देख सकते हैं कहा जा रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पठन या पाठ्य सामग्री तक शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को व्यवस्था में सुनिश्चित करना। यानी जो हमारी प्राथमिक विद्यालयों में जो व्यवस्थाएं थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जब आया तो उसके तहत जो और अच्छी व्यवस्थाएं देना शुरू किया गया। ठीक है, यही एक उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, अगला देखिएगा, देखिएगा ज्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है,
आप इस चीज को अगर खुद से भी भाई लिखना चाहें आप अपने भाषा में तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी यहाँ आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देखिएगा सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम जिसे हम पी मोस्ट का उद्देश्य क्या था। ठीक है, देखिएगा अगला देखिएगा कहा जा रहा है उत्तर देखिएगा, ये तो क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल संस्तुतियों में अवगत कराना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, अब फिर से पढ़िएगा, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम जिसको हम क्या कहेंगे, पी मोस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो पी मोस्ट का क्या उद्देश्य हो सकता है, आप कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, और 1986 की मूल संस्थितियों में अवगत कराना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। कौन से कार्यक्रम का, अभिविन्यास कार्यक्रम, या आप कह सकते हैं पी मोस्ट कार्यक्रम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां अभिविन्यास कार्यक्रम न पूछ करके पी मोस्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए। ठीक है, एसओपीटी कार्यक्रम का जो है पूरा नाम क्या है, देखिएगा एसओपीटी का कार्यक्रम का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, या आप कह सकते हैं स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ओबीबी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एसओपीटी कभी कभी इनका फुल फॉर्म ही डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि या आप ओबीबी का फुल फॉर्म बताइए या एसओपीटी का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, एक नंबर में डायरेक्टली इसी तरह से पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, इसको हम इरेज करते हैं भाई, अगर आप लिख लिए हैं तो ठीक है। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एसओपीटी वाला काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। चलेगा, देखिएगा थोड़ा सा हम जूम करते हैं, एक सेकंड। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बीच में कहा जा रहा है, एसओपीटी तो हो गया। ठीक है, देखिएगा बेसिक कहा जा रहा है अध्यापकों है। ठीक है, प्रश्न है आपका, बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावित की हुई। ठीक है, देखिएगा बेसिक शिक्षा परियोजना जो आपका प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय भाई बेसिक शिक्षक परिषद के तहत ही आते हैं, है ना, ये कब से प्रभावित हुई देख सकते हैं, 5 अक्टूबर 1993 से। ये सब जो सन रखे गए हैं, जैसे बेसिक शिक्षा परियोजना है, ओबीबी है, ठीक है, यशपाल समिति है, ठीक है, ये सब काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप भैया मिस मत करिएगा। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, वैसे मैं डायरेक्टली आपको आंसर ही बता रहा हूं। ठीक है, विस्तृत जानने के लिए अभी ये तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, सबसे ऊपर दिया भी होगा। ठीक है, देखिएगा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, जब आपको हम लघुत्तरीय कराएंगे, ठीक है, तो उसमें हम सारी चीजें वैसे भी डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या कुछ कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां मैं ओबीबी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताया हूं, जब आपका लघुत्तरीय आएगा जो 1 नंबर 2 नंबर का होगा उसमें पूरा विस्तृत होगा, है ना, तो आप इसको देख भाई 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको भी जानना आपको आवश्यक है। ठीक है, चलेगा, ये हो गया बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रभावित हुई, प्रभावित हुई 5 अक्टूबर 1993 से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं, ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। बेसिक शिक्षा परियोजना के जो है कुल कितने अंग हैं, आप कहेंगे कुल 3 अंग है। संस्थागत क्षमता में वृद्धि, ठीक है, संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता। ठीक है, अगला देखिएगा तीसरा कहा जा रहा है आपसे, तीसरे में देख सकते हैं कहा जा रहा है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा, 1 मिनट इस पर हम लेना चाहेंगे। भाई बेसिक शिक्षा परियोजना क्यों आई, क्योंकि इसके जो 3 अंग थे, तीनों अंग के अलग अलग उद्देश्य रखे गए। संस्थागत क्षमता में वृद्धि, ठीक है, आज के समय में आप देख सकते हैं जो बेसिक हमारे स्कूल हैं वो अपने चरम पर चल रहे हैं, यानी हमारे आपके घर के कोई भी बच्चे, ठीक है, कोई ये नहीं चाह रहा है कि हम प्राइमरी में अपने बच्चों को भेजें। ठीक है, आप प्राइमरी में बेशक जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ही नहीं चाह रहे कि हमारे घर का बच्चा प्राथमिक में जाए।
आपको बखूबी पता होना चाहिए कि वहां पर कितने योग्य अभ्यर्थी कितने योग्य टीचर जा रहे हैं। और आज जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, जो छोटे थोड़ा सा छोटे कगार पर हैं, ठीक है, वहां पर कोई हाई स्कूल पढ़कर जा रहा है, कोई इंटर पढ़कर जा रहा है, कोई ग्रेजुएशन करके जा रहा है। अब जरा सा आप विचार करें, जो एक योग्य अध्यापक हैं, ठीक है, और जो 10वीं 12वीं करके जा रहे हैं, उसमें और उसमें कितना अंतर हो सकता है। हमारे आपके सोच में सिर्फ फर्क पड़ गया है। अभी जिस विद्यालय में 1000 रुपए पर मंथ की फीस लगने लगे, ठीक है, हम आप उससे कहते हैं कि नहीं, ये विद्यालय अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में जो है कोई फीस नहीं लग रही, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में कोई फीस नहीं लग रही है, इसलिए हम आप इस विद्यालय को उतना वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं ये विद्यालय अच्छा है। बाकी यहां आप समझ सकते हैं, कोई बीएड करके गया, कोई बीटीसी करके गया है, एमएससी भी करके लोग जा रहे हैं, यहां तक कि बेरोजगारी इस कदर है कि लोग पीएचडी करके अगर सोच रहे हैं कि चलिए हमें प्राथमिक में जॉब मिल जाए तो बेहतर है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अगला देखिएगा, कहा जा रहा है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, ठीक है भाई, इनके गुणवत्ता में लगातार सुधार करने का उद्देश्य भी बेसिक शिक्षा परिषद का ही है, ठीक है। चलिए ये हो गया। और बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये तो। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है। जो नए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, उसको विकसित करने का जो संस्थान है, वो किसको सौंपा गया है। यह दायित्व प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट को सौंपा गया है, ठीक है भाई। आप जो बीटीसी कर रहे हैं, आप जिस जिले से कर रहे होंगे, ठीक है, आपका विद्यालय, आपका प्राथमिक विद्यालय वो डायट के अंतर्गत ही आते होंगे, ठीक है। डायट प्राचार्य अगर आ जाए तो कॉलेज वाले हिल जाते हैं, है ना। चलिए ये हो गया। अगला कहा जा रहा है डीपीईपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डीपीईपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डीपीईपी का पूरा नाम है। यहां 3 चीजें आई हैं। एक तो आया है आपका ओबीबी आया है, ठीक है। दूसरा आपका आया है एसओपीटी आया है, एसओपीटी आया है। तीसरा आपका आया है डीपीईपी, ठीक है। ये तीनों आप भैया लिख लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फुल फॉर्म तो आप कतई मिस मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो जिला शिक्षा कार्यक्रम जो है वो 1994 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। आप इन चीजों को भैया समझिएगा। ये जो सत्र वाले हैं, जो सन वाले हैं, कम से कम इनको आप मिस मत करिएगा। स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम का क्या अर्थ है, ठीक है। एक शब्द आया है रेडिनेस, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। किसको आप कहेंगे रेडिनेस, ठीक है। स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम क्या है, तो विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है, ठीक है। इसका क्या नाम है, विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। ये देखिए 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर सवाल कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी जो है का दूसरा नाम क्या है, आप कहेंगे रेडिनेस है, ठीक है। एक तो दे सकता है विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का दूसरा नाम क्या है, आप कहेंगे रेडिनेस है, ठीक है। यानी एक सवाल के कई पूछने के तरीके हो सकते हैं, ठीक है, और आंसर तो बहरहाल आपके सिर्फ एक ही होंगे, ठीक भैया। चलिए यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, ये क्वेश्चंस आप बेहतर तरीके से समझिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। संपूर्ण साक्षरता अभियान यानी टोटल जितनी जनता थी, ठीक है, टोटल जितनी संख्याएं थी, सब लोग साक्षर होने वाला जो सबसे पहला राज्य है वो कौन सा है, केरल है। ये सवाल यार आपके यूपी टेट सुपर टेट तक के सफर को तय करेंगे, ठीक है। जब आप यूपी टेट सुपर टेट यहां आएंगे तैयारी करने के लिए, तो यही सब सारी चीजें वहां भी आपको पढ़ाई जाएंगी, कोई अलग से नहीं होता है, ठीक है। अगला कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं, ठीक है।
संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन। ठीक है, कोई चीज होता है, जैसे एक संस्थान होती है, उसके संचालन के लिए एक डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां जैसे ये है संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी है, तो जिला शिक्षा समितियां। ठीक है, देखिएगा उत्तर इसमें कहा जा रहा है जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो है संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन करने के लिए ये इनके अभिकरण है। ठीक है, अब देखिएगा यहां आपका एक अभिकरण ये जिला शिक्षा समितियां, एक अभिकरण ये है स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे एक आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं। अगला आपका है श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र, जो है ये आपका है। ठीक है, यानी 3 इसमें है, आप इन 3 चीजों को देख लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब संचालित किया गया? सर्व शिक्षा अभियान को आपने देखा होगा, एक पेंसिल होती है, उसका जो सिंबल होता है, ठीक है, पेंसिल पर 2 ठे बच्चे बैठे होते हैं, एक इधर इधर बीच में सर्व शिक्षा अभियान लिखा होता है। इसकी शुरुआत जो है वो 2002 में की गई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, भैया प्राथमिक के टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सब सारी चीजें नॉर्मल हैं। ठीक है, हमेशा आपसे पूछी जाने वाली चीजें, इन चीजों को आप बखूबी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होती है और इसकी सहभागिता का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है भाई, सर्व शिक्षा अभियान जो है उसको वित्तीय सहायता यानी पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से, भाई कुछ पैसे केंद्र सरकार देती है, कुछ पैसे राज्य सरकार देती है, दोनों का सहयोग इसमें होता है ना। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है, भारत सरकार जो है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 65%, ठीक है, तथा राज्य सरकार 35% अपनी सहभागिता देती है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 65% देती है किसको, जो है सर्व शिक्षा अभियान को चलाने के लिए। ठीक है, वित्तीय जो चीजें होती हैं, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होते हैं, वो चलाने के लिए जो है 65% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 35% जो है वो यूपी गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, देखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप समझिएगा, एक एक चीजों को अच्छी तरह से भाई ध्यान दीजिए। ठीक है, तभी मजा आएगा जब आप पढ़ने के लिए बिल्कुल मैं आपसे हमेशा पूछता हूं कि मेरे भाई क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आप कमेंट करके उस चीज को मुझे बताइए। ठीक है, ताकि और भी बेहतर तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा NPEGEL, ठीक है, यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? ठीक है, यानी NEP, ठीक है, NPEGEL काफी बड़ा है। ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो देखिएगा नेशनल प्रोग्राम, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, आप फुल फॉर्म को भी बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? आप कहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास। यहां पर एक शब्द आया है गर्ल का, भाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चीजें आएंगी तो बालिका शिक्षा को कॉन्फिडेंस करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए वो योजना आएगी। ठीक है, कहा जा रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, उसकी उपस्थिति, ठहराव और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है NPEGEL का क्षेत्र बताइए। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि इसका लेवल क्या है, तो लेवल इसका ये है। ठीक है, इनकी उपस्थिति अच्छी हो। ठीक है, और यहां देख सकते हैं जो है व्यवस्था, बालिकाओं की जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी खासी रहे, इनके ठहराव की व्यवस्था हो, प्राथमिक शिक्षा इसकी
पूरी तरह से सुरक्षित करता है, ठीक है, या सुनिश्चित करता है। आगे देखिएगा, इसका क्षेत्र बताइए, किसका, NPEGEL का, ठीक है, महिला साक्षरता को जो है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड, ठीक है, 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां हैं, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या हो सकता है, यानी ये किस क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से, ठीक है, ये भाई जो ये योजना है ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, ठीक है। तो यहां पर महिलाओं के लिए अगर ये है तो ये महिलाओं की बात करेगा, है ना। तो कहा यही जा रहा है महिला साक्षरता की शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड, ठीक है, यानी जहां महिलाएं पढ़ी लिखी कम है, ठीक है, जहां महिलाएं पढ़ी लिखी कम है ये प्रभावी वहां ज्यादा होगा। 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां, ठीक है, मलिन बस्तियां, चयनित शहरी मलिन बस्तियां, यानी जहां कम पढ़े लोग हैं, जहां उनकी संख्याएं ज्यादा है, वहां पर यह योजना प्रभावी होती है, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया। तो स्कूल चलो अभियान ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर पर यह आयोजित, जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर, देखिएगा जनपद स्तर है, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर, स्कूल चलो अभियान भाई, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है। तो स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जब स्कूल खुलता है, तो आप देखते होंगे टीचर्स लोग गांव-गांव जाकर बच्चों को प्रेरित करते हैं कि भैया आइए, बच्चा आइए पढ़ने के लिए, हम अच्छे खासे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे कहाँ आने वाले हैं, सबके बच्चे तो जा रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब क्या ही बताया जाए, दुर्भाग्य यहाँ का ऐसा है, लोग 1000, अभी पता है आपको, जब आप 1000 रुपए देकर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो पर डे उसकी कॉपी को चेक करेंगे, उसके ड्रेस को चेक करेंगे, यानी हर चीज को देखेंगे। लेकिन वही अगर आपका बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जा रहा है तो अपने बच्चे की कॉपी कभी नहीं चेक करेंगे, भैया आज सर जी ने काम दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं, जो नए टीचर्स जा रहे हैं, उनके अंदर इतनी ऊर्जा है, आपके बच्चे को वो आग बना देंगे, ठीक है। लेकिन आप उनके साथ कम से कम काम करिए, नहीं पढ़ा रहे आप चढ़ जाइए उनके ऊपर, ठीक है, उनके बस में ये नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो ये सब सारी चीजें करना है, बाकी भाई पढ़ना पढ़ाना आपको है, ठीक है, नौकरी सब लोग चाह रहे हैं, पढ़ाना कोई नहीं चाह रहा, ये दुर्भाग्य है, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा, थोड़ा सा ऊपर चलिए आप, अच्छा ये खत्म है पेज, देखिएगा ये तो हो गया स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर, ये भी हो गया 1 जुलाई से, अच्छा ये तो हो गया कस्तूरबा गांधी, जिसको हम KGBB कहते हैं, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्या उद्देश्य है। तो KGBB के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता होगा, ब्लॉक स्तर पर यह विद्यालय होता है, जहां पर यहाँ लड़कियों की सिर्फ व्यवस्थाएं होती हैं, बच्चियां रहकर उनका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहां पर कोई चार्ज नहीं होता, वो 24 घंटे वहां उन्हें निवास करना होता है विद्यालय में ही, ठीक है। तो कहा जा रहा है इस योजना का क्या उद्देश्य है, बालक बालिकाओं के प्रति, ठीक है, समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं को नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना, यहाँ बालक गलत होगा, ठीक है, सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना, यहाँ पर सिर्फ बालिकाएं ही रहती हैं, ठीक है, बालकों का ठहराव, बालक इसमें पहली चीज तो नहीं पढ़ते हैं, है ना। अब कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई, कस्तूरबा गांधी 2004-5 से प्रारंभ की गई है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा बालक बालिकाओं के अधिकारों का हनन को क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम के तहत आपने देखा होगा आज के समय में अगर दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, वो दुकान वाले को थोड़ा सा हड़का दीजिए, कभी हम पुलिस को बुला देंगे, ठीक है, वो तत्काल इनको मुक्त कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है बाल श्रम बड़ी गड़बड़ चीज होती है, ठीक है। लेकिन आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ की ऐसी स्थिति कुछ बन गई है, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। जो बाल श्रम है ये काफी अपने चरम पर है यार, क्योंकि बेरोजगारी इस कदर है, ठीक है। बहरहाल इन चीजों को छोड़िए, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपके आसपास आपके घर के, ठीक है, आपके घर में तो मेरे हिसाब से नहीं होंगे क्योंकि आप एक शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है जो बाल श्रम के तहत काम कर रहा है तो प्लीज उन्हें आप मुक्त कराइए, ठीक है।
बाकी आप उन्हें शिक्षा की ओर ले जाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप शिक्षित हैं, ठीक है। आप शिक्षित हैं तो आप और लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, है ना। चलिएगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट पेज आपके बीच में है, बेहतर तरीके से सारी चीजें आपके बीच में नजर आ रही हैं। चलिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई। मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, तो विद्यालय में बच्चों को ड्रॉप आउट होने का कारण, ड्रॉप आउट का मतलब विद्यालय में जब ये मिड डे मील की व्यवस्था नहीं थी, बच्चे जाते पढ़ने के लिए, दोपहर को भाग जाते थे घर, ठीक है, क्योंकि उन्हें खाना खाना, भाई छोटे से बच्चे हैं, भूख तो लग ही जाती है ना। जब भूख लग जाती थी, जब लंच होता था, तो लंच में बोरिया बिस्तर उठाते थे, लेकर चले आते थे। लेकिन अब ये व्यवस्थाएं थोड़ा सा समाप्त हुई जब से मिड डे मील की व्यवस्थाएं हुई हैं, ठीक है। तो ड्रॉप आउट का मतलब ही होता है कि जो बच्चे अपने विद्यालय से चले जा रहे थे घर, उन्हें रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई है, तो 15 अगस्त 1995 से ये लागू की गई है। बाल अधिकार जो है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो बाल अधिकार आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को लागू किया गया है, ठीक है। ये काफी तीव्र गति से पढ़िएगा। कहा जा रहा शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं बताइए, ठीक है। जो शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारा है, इसकी कोई दो विशेषताएं आपको बताना है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए विद्यालय, ठीक है, और बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। आज के समय में आपने देखा होगा, ठीक है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, मैंने एक पढ़ाया था सर्वांगीण विकास, ठीक है। बच्चों की शिक्षा को, बच्चे के एज को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा देनी है, ठीक है। यहाँ जो बताया जा रहा है, बच्चे बालकों का शारीरिक मानसिक प्रताड़ना से मुक्त। अभी अगर आप एक छोटे से बच्चे को मार दीजिए, ठीक है, तो ये हमारा जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है, इसका उल्लंघन होगा, ठीक है। आज के समय में आप मारते होंगे, तुरंत उसके पेरेंट्स आपके ऊपर चढ़ जाते होंगे। तो कभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को मारेंगे तो आपसे दूर भगेगा, और जब बच्चा दूर भगेगा तो जाहिर सी बात है कभी बच्चा आपके नजदीक नहीं आएगा, तो आप उससे पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे को कतई मारना नहीं है, बच्चे को केंद्र बिंदु मान लीजिए कि बच्चा जैसे पढ़ेगा, जो भी वो करे वो करने दीजिए, हमें पढ़ाना है किसी तरह से, ठीक है। तो इसके दो उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है जो है बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट दी जाती है या नहीं। आज के समय में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स हैं, उन्हें ट्यूशन पढ़ाने की छूट नहीं होती है, ठीक है। कहा जा रहा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन पढ़ाने की छूट है, नहीं है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम चला लेते हैं, ठीक है, चलेगा। बहरहाल इन चीजों को छोड़िए यार, जो लीगल चीजें हैं आप लीगल पर चर्चा करिए, फैक्ट चीज को समझिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया, ठीक है। तो मैकाले द्वारा, लॉर्ड मैकाले जो है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की साहित्य भारत व अरब की संपूर्ण साहित्य के समान है, ठीक है। ये लॉर्ड मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में इन्होंने इस चीज को लिखा था। अगला है शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है, ठीक है। छनाई, या इसी को हम या छनाई कहिए या निस्यंदन कहिए, ठीक है। कहा जा रहा है कुछ लोगों को आंसर देखिएगा, कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। मैंने अभी आपको क्या बताया भैया, हमने यही आपको बताया कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप दूसरे को शिक्षित करने का प्रयास करिए, है ना, यही होता है। अगला, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी प्रणाली लागू की गई जो आज प्रचलित है, अनुदान प्रणाली लागू की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट आपके बीच में चल रहा है, ठीक है। पढ़िएगा, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये दो विशेषताएं आपके बीच में हैं, देख सकते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता, ठीक है। शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब बच्चा चाहे जहां से बिलोंग करता हो, ठीक है, अगर आपके विद्यालय में आ गया है तो उसे हम एक समान देखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को हम, नहीं चलिए आप चेयर पर बैठे, आप चलिए नीचे बैठे, आप चटाई पर बैठे, ये हमको नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो हम दंड के भागी होंगे।
अगर पता चलता है। ठीक है, चलेगा। ये किसके तहत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। अगला, केंद्र सरकार की भागीदारी, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख सदस्यता के लिए गठित की गई? तो छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के लिए, अधिगम स्तर को सुधारने के लिए प्रोफेसर यशपाल समिति का जो है प्रमुख जो है समस्या गठित की गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार का डाउट्स है, ठीक है, तो आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।